चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मैं देने वाली हूँ। एंड आप लोगों के जो भी कन्फ्यूजन्स होंगी तो हो सकता है कि इन एफएक्यू सेशन में सॉल्व हो जाएं। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ ई इनवॉइसिंग। मैंने बेसिक से क्वेश्चन इसलिए रखे हैं क्योंकि जो बिल्कुल ही फ्रेशर है, जो ई इनवॉइसिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि ई इनवॉइसिंग होता क्या है, उनको भी पता चल जाएगा कि ये क्या है ई इनवॉइसिंग एंड किन लोगों के लिए ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ई इनवॉइसिंग? E-invoicing is a system where B2B invoices are authenticated electronically on the invoice registration portal for further use on other government portals such as the E-way bill and GST portal। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम GST पोर्टल पे अभी जो रिटर्न्स फाइल करते हैं, अपनी B2B फाइल करते हैं, वो सब हम मैनुअली फाइल करते हैं या फिर हम किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के थ्रू JSON फाइल को अपलोड करते हैं। बट अगर हम इसमें ई इनवॉइसिंग कर लें इनवॉइसेस की, तो अगर हम उसको ई इनवॉइसिंग के लिए जनरेट कर लेंगे तो वो अपने आप ही हमारे गवर्नमेंट के अदर पोर्टल्स पे भी जनरेट हो जाती हैं सारी फाइल्स। आपको मैनुअली डेटा एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टू होम इज़ ही ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल? जैसा कि आप सब जानते हैं कि अक्टूबर से ही ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल हो गया था, लेकिन पहले जो एप्लीकेबल हुआ था वो उन लोगों के लिए एप्लीकेबल हुआ था जिनका टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ था लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2021 से 100 करोड़ से अबव जिनका टर्नओवर था उनके लिए भी ई इनवॉइसिंग को एप्लीकेबल कर दिया था। एंड अब 1 अप्रैल 2021 से जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से अबव है उनके लिए भी ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल कर दिया गया है। एंड सिर्फ जिनके लिए ये लिमिट है उन्हीं लोगों को ई इनवॉइसिंग जनरेट करना है, वो भी B2B के लिए ओनली, बाकी लोगों को नहीं करना। ये वॉलेंट्री नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमारा टर्नओवर 1 करोड़ है या 2 करोड़ है तो हम भी अगर ई इनवॉइसिंग लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं, आप ई इनवॉइसिंग नहीं जनरेट कर सकते हो। अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से अबव है तभी आप ई इनवॉइसिंग कर सकते हो, ई इनवॉइसिंग के लिए रजिस्टर हो सकते हो। इससे नीचे टर्नओवर पे अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है और ना ही इसको वॉलेंट्री रखा है। ओके, what is the e-invoicing schema? The e-invoicing schema is the standard for issuing e-invoices and it has been notified by the GST network. The schema lists the mandatory and optional fields in the e-invoice as well as the descriptions and explanatory notes for each field. स्कीमा में ई इनवॉइसिंग का क्या है कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ई इनवॉइसिंग कैसे जनरेट होना चाहिए, उसमें क्या क्या एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, आपको क्या क्या डिटेल्स देनी है, ये सारी चीज़ें आपके ई इनवॉइसिंग स्कीमा में आ जाती हैं। आपको सब कुछ बताया जाता है कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें आपने क्या क्या चीज़ें फाइल करनी है। टैक्स पेयर जनरेटिंग ई इनवॉइसिंग नीड टू फॉलो दिस स्कीमा। जो स्कीमा में मैंडेटरी डिटेल्स हैं वो तो आपको एक्चुअली फिल करनी ही पड़ती हैं, तो वो हम अकॉर्डिंगली इनवॉइसिंग जब जनरेट करते हैं तो हम उसमें करते हैं। व्हाट इज़ द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल और ई इनवॉइस पोर्टल? व्हाट इज़ द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल? All e-invoices generated needed to be reported on invoice registration portal, which will then validate the invoice and return it to the taxpayer along with an invoice reference number or QR code after digitally signing the same। जब हम कोई भी इनवॉइस को ई इनवॉइसिंग के लिए जनरेट करते हैं कि कोई भी, अगर सपोज मैं टैली का सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ एंड उस पर मैं इनवॉइस बनाती हूँ एंड उस इनवॉइस को मैं जनरेट करना चाहती हूँ उसके लिए ई इनवॉइस, तो मुझे इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाना होगा एंड अपनी इनवॉइस को मुझे वहाँ पर ई इनवॉइसिंग के लिए सेंड करना होगा। वहाँ पर मेरा इनवॉइस जब वैलिडेट होगा तो मुझे सिस्टम एक IRN नंबर प्रोवाइड करता है, QR कोड प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू ये वैलिडेट हो पाएगा कि मैंने इस इनवॉइस के लिए ई इनवॉइस जनरेट कर लिया है और मुझे एक IRN नंबर मिलेगा। QR कोड के थ्रू हम उसको स्कैन कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज़ एन इनवॉइस रेफरेंस नंबर? IRN नंबर क्या होता है?
IRN number, an invoice reference number is a unique code that is issued for every e-invoice. आप जिन जिन invoices के लिए e-invoice generate करते हो उन सभी invoices के लिए आपको unique IRN number मिलता है. In technical terms, it is a hash based on 3 parameters consisting of the supplier's GSTN, invoice number and the financial year. तो B2B के लिए हम इसको applicable रखते हैं e-invoicing को, and सभी invoices जिनके लिए हम ई इनवॉइसेस जनरेट करते हैं उन सभी के लिए हमें IRN नंबर मिलता है जो कि यूनिक नंबर होता है. ओके, व्हाट आर द प्रीक्विसाइट टू जनरेट ई इनवॉइसेस? The person generating an e-invoicing should be registered on the GST portal as well as the e-invoice और e-waybill portal. कोई भी पर्सन अगर ई इनवॉइस जनरेट करता है तो डेफिनेटली उसको जीएसटी पोर्टल में तो रजिस्टर होना ही होगा. ई इनवॉइसिंग के लिए भी वो रजिस्टर होगा अगर वो ई इनवॉइसिंग के लिए एप्लीकेबल होता है तो, एंड ई वेबिल पोर्टल के लिए भी एप्लीकेबल होगा तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. देयर शुड बी अ वैलिड डॉक्यूमेंट टू रिपोर्ट सच एज एन इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट अवेलेबल विद हिम. डेबिट नोट क्रेडिट नोट के लिए भी आपको ई इनवॉइसिंग जनरेट करना होता है तो उसमें आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टिंग होनी चाहिए. जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो आपको मेंटेन करनी पड़ती हैं. इफ द टैक्स पेयर इज जनरेटिंग ई इनवॉइसेज इन बल्क देन ही शुड हैव अ वैलिड JSN फाइल एज पर ई इनवॉइसेज स्कीमा और शुड हैव इंटीग्रेटेड हिज ERP सिस्टम विद APIs. अगर आप बल्क ई इनवॉइस जनरेट करना चाहते हो तो आपके पास, सपोज मैं B2B की मेरे बहुत सारे इनवॉइसेज हैं उनके लिए मैं जनरेट करना चाहती हूँ तो JSN फाइल मेरे पास वैलिड होनी चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए एज पर ई इनवॉइस स्कीमा. जो जो भी चीज़ें मेरे को चाहिए उस फील्ड के अकॉर्डिंग प्रॉपर होना चाहिए. एंड मेरा API जो है, मेरा जो ERP सिस्टम है वो सपोर्टिव होना चाहिए कि मैं ई इनवॉइसिंग उनके लिए जनरेट कर सकूँ. ओके, what are the methods of e-invoice generation currently available to taxpayer? Direct integration of the taxpayer's ERP with the e-invoice system, ERP integration through an ASPs, GSPs, offline tool based e-invoice generation. आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है ई इनवॉइस जनरेट करने के. डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ द टैक्स पेयर्स ERP, अगर आप कोई ERP सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं जैसे हम टैली का यूज़ करते हैं, SAP का यूज़ करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ERP सॉफ्टवेयर हैं. ERP इंटीग्रेशन थ्रू एंड कोई आप ASPs, GSPs के थ्रू आप कर सकते हैं या फिर कोई आप ऑफलाइन टूल ले सकते हैं जिसके थ्रू आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं. उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है कि आप वन गो में ही काफ़ी सारे बल्क ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं. Why is the e-invoicing system being introduced in India? There are many benefits for taxpayers and the government that arise from generating e-invoices, such as reduction in data entry errors, reduced time and effort. आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाता था GST रिटर्न फाइल करने में, तो अगर अब एक एक इन्वॉइस करके आप उसको जनरेट करे जा रहे हैं ई इन्वॉइसिंग के लिए तो उसका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली आपके GST पोर्टल पे जा रहा है. तो आपको रिटर्न्स फाइल करने में टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना. आपके एरर्स के जो चांसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे. तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब चीज़ें ऐसी दी गई हैं कि आप बहुत ही ईजिली अपना जो कंप्लायंस है उसको कर सकते हैं. What are the types of documents that are covered under e-invoicing? The documents covered under e-invoicing are B2B invoices issued by a supplier, including RCM transactions, credit debit notes issued by the supplier. तो आपको पता ही है B2B invoices के लिए, credit debit notes के लिए आपको e-invoicing जनरेट करना ज़रूरी है. Is it mandatory to generate an IRN? If your business is eligible for e-invoicing, then yes, it is mandatory to generate an IRN for the documents covered under e-invoicing. अगर आपके पास IRN नंबर तो आपको जनरेट करना ही पड़ेगा. अगर आप ई इनवॉइसिंग आप करना चाहते हैं अपने इनवॉइसेस के लिए तो IRN नंबर आपको जनरेट करना ही पड़ेगा. ओके, कैन IRNs जनरेटेड इन बल्क? यस, IRN कैन बी जनरेटेड इन बल्क ऑन द IRP. Even though the taxpayer uploads invoices in bulk, the invoices approval will be done one at a time. आप बल्क IRN जनरेट कर सकते हैं इनवॉइसेस के लिए. क्लियरटेक्स ऑफर्स द फास्टेस्ट बल्क IRN जनरेशन सॉफ्टवेयर. जैसा कि आपको पता है कि क्लियरटेक्स एक बहुत ही फास्टेस्ट सॉफ्टवेयर है एंड वो बहुत ही फास्टली आपके सभी इनवॉइसेस के लिए IRN जनरेट कर लेता है. आपका बहुत कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, इनवॉइसेस को जनरेट कर सकते हो. बहुत आपको हेल्प करता है ये. कैन ई इनवॉइसिंग बी अमेंडेड और कैंसल? E-invoices once created cannot be amended on the IRP. Even cancellation is possible only up to 24 hours. 24 घंटे के लिए ही आपका कैंसलेशन जो है वो एप्लीकेबल होता है. अमेंड तो आप उसको कर नहीं सकते हो बट हाँ कैंसिल करना चाहो तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको करना पड़ता है. अदरवाइज
after which the taxpayer will need to log on to the GST portal for any modification, या फिर आपको क्या करना होगा, GST पोर्टल ओपन करके ही फिर उसमें मॉडिफिकेशन करना होगा. आप IRP पे कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते हैं. ओके, this is the where the importance of a good e-invoicing solution comes in. If the e-invoicing software has inbuilt data validations, then the data at the import stage itself will be error free. तो आपके पास बहुत सारे ऑफलाइन टूल्स होते हैं, बहुत सारे ऑफलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू आप सभी इनवॉइसेस पे ई इनवॉइसिंग जनरेट कर सकते हो विदाउट एनी एरर्स. आपकी फाइल्स जो है वैलिडेट हो जाती हैं एंड आप इजीली IRN जनरेट कर सकते हो, ई इनवॉइसिंग जनरेट कर सकते हो अपने सभी इनवॉइसेस के लिए. ओके, द 1st April डेडलाइन हैज ऑलरेडी पास. व्हाट हैपेंस इफ आई हैव नॉट येट इम्प्लीमेंटेड ई इनवॉइसिंग? अगर 1st April क्रॉस हो चुकी है एंड आप लोगों ने अभी तक ई इनवॉइसिंग के लिए नहीं रजिस्टर करवाया है, देन क्या होगा? E-invoicing is now made mandatory for businesses with turnover more than 50 crore. So if your business is eligible and you have not yet implemented e-invoicing, then you could be liable to a penalty of up to 10,000 per invoice or 100% of the tax due, whichever is higher. तो आप देख सकते हैं, अगर आपने अभी तक भी 50 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होने पे ई इनवॉइसिंग के लिए आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और आप ई इनवॉइसिंग जनरेट नहीं करते हैं, तो आपको पेनल्टी लग सकती है एंड आप लायबल हो जाएंगे पेनल्टी पे करने के लिए. ओके, डज द IRP प्रोवाइड एन archiving facility? No, the details will be stored in the IRP for only 24 hours. जो भी डिटेल्स आप IRP में डालते हैं वो 24 hours के लिए सेव रहती है. आफ्टर विच द सेम विल बी अवेलेबल इन द GSTR1 रिटर्न. उसके बाद वो आपके GSTR1 में अपने आप ही फिल हो जाती है. क्लियर टैक्स इज ऑफरिंग एन इन आर्चिविंग एंड हिस्टोरिकल डाउनलोड्स फैसिलिटी अप टू 8 years. आपको क्लियर टैक्स ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपने डेटा उसमें अपलोड किया हुआ है तो वो आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं. ओके, विल द IRP रिटर्न द साइंड इनवॉइस PDF मेल इट टू द रिस्पेक्टिव सप्लायर एंड बायर? आप जो भी इनवॉइसेस हैं आपके जिसके लिए आपने IRP रिटर्न किया हुआ है, आप उसको मेल कर सकते हैं, PDF आप कर सकते हैं मेल सप्लायर्स को. तो नहीं, आप IRP के थ्रू तो आप नहीं कर सकते हैं. विल ओनली रिटर्न द साइंड JSN टू द रिस्पेक्टिव सप्लायर. आपको JSN फाइल आप साइन कर सकते हो एंड द IRP विल डू नो शेयरिंग ऑफ PDF कॉपीज और मेलिंग ऑफ JSN PDFs टू द रिस्पेक्टिव सप्लायर. तो आपको ये फैसिलिटी यहाँ से तो प्रोवाइड नहीं होती, बट अगर आप क्लियर टैक्स सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से आप मेल भी कर सकते हैं. आप inbound of invoices from your suppliers as well as custom print templates for e-invoices depending on your business requirement. तो आप वहाँ से templates वगैरह लेकर भी कर सकते हैं. तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जो आई थिंक आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट थे. एंड अभी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन है ई इनवॉइसिंग में, कैसे जनरेट करना है, कैसे हमें, अभी बहुत सारे नेटवर्क इश्यूज भी आते रहते हैं. तो ये सर्वर का जो इशू है वो चलता रहता है, लेकिन आपको अवेयर रहना चाहिए कि क्या चीज़ें अपडेट आ रही हैं एंड कैसे आपको अपने बिजनेस को, अपने जो कंप्लाइंसेस हैं उनको आपको कैसे करना है. तो इस चीज़ का आपने अच्छे से ध्यान रखना है. एंड कोई भी अगर आपको डाउट्स होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. टैली की हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें हम आपको ई इनवॉइसिंग का कंप्लीट सिस्टम बताते हैं, प्लस आप GST का कंप्लीट कोर्स भी कर सकते हैं. कॉन्टैक्ट के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं. व्हाट्सएप नंबर भी ये है मेरा एंड आप इस पर इंक्वायरी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.